सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दी बनारस बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर अवधेश कुमार सिंह और महामंत्री पद पर कमलेश सिंह यादव हुए निर्वाचित। अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को रामनगर पुलिस ने दबोचा। चोरी की 9 मोटरसाइकिलें, 2 एक्टिवा स्कूटी व चोरी गए वाहनों के पार्ट्स बरामद। वाराणसी पहुंचे सांसद सुब्रत पाठक। सपा पर कसा तंज। सपा को श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से दूर रखने का मंदिर ट्रस्ट से किया आग्रह। और मोक्षदायिनी एकादशी पर श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया गीता जयंती। श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में आयोजित हुई गीता जयंती समारोह। और अब खबरें विस्तार से। दी बनारस बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर अवधेश कुमार सिंह और मंत्री पद पर कमलेश सिंह यादव निर्वाचित हुए। दी बनारस बार एसोसिएशन वार्षिक चुनाव में अध्यक्ष पद पर अवधेश कुमार सिंह 1567 मत और महामंत्री पद पर 1672 मत पाकर कमलेश सिंह यादव निर्वाचित घोषित किए गए, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर 1521 मत पाकर विनय कुमार जायसवाल विजयी रहे। चुनाव की मतगणना में अवधेश कुमार सिंह को 1567 और इनके प्रतिद्वंदी सतीश कुमार तिवारी को 1030 मतों से ही संतोष करना पड़ा। इसी तरह महामंत्री पद पर कमलेश सिंह यादव विजयी हुए, जबकि इनके प्रतिद्वंदी को शशांक कुमार श्रीवास्तव को 1395 मत मिले। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 1106 मत पाकर राजेश कुमार श्रीवास्तव निर्वाचित हुए। इनके प्रतिद्वंदी ओम प्रकाश को 786 मत मिले। इसी तरह उपाध्यक्ष पद पर 1456 मत पाकर स्वतंत्र कुमार जायसवाल निर्वाचित घोषित हुए। वहीं इनके प्रतिद्वंदी राघवेंद्र नारायण दुबे को 1037 मत मिले। कोषाध्यक्ष पद पर 1521 मत पाकर विनय कुमार जायसवाल विजयी रहे और इनके प्रतिद्वंदी दिलीप कुमार श्रीवास्तव को 1276 मिले। संयुक्त सचिव प्रशासन पद पर 1772 मत पाकर मयंक मिश्र चुनाव जीते और इनके प्रतिद्वंदी शैलेश कुमार सिंह को 1170 मत से ही संतोष करना पड़ा। संयुक्त सचिव पद पर पंकज कुमार वाजपेयी 1996 वोट पाकर निर्वाचित घोषित हुए और इनके प्रतिद्वंदी सुशील कुमार सिंह को 1517 वोट मिला। सदस्य प्रबंध समिति के 6 पदों पर सुशील कुमार तिवारी, अवनीश कुमार सिंह, मिलिंद श्रीवास्तव, प्रतीश कुमार राय, प्रवीण कुमार मिश्र, संतोष कुमार सिंह निर्वाचित घोषित हुए। सांसद सुब्रत पाठक अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। उन्होंने सपा पर तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या में होने वाले श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से सपा को दूर रखा जाए। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के संसदीय क्षेत्र के सांसद सुब्रत पाठक अपने 1 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। शनिवार को सर्किट हाउस में मीडिया से वार्ता करते हुए सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला किया। सुब्रत पाठक ने जहां एक तरफ अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट से अपील की है कि समाजवादी पार्टी को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में न बुलाया जाए, तो वहीं उन्होंने मृतक कर सेवकों की सच्ची श्रद्धांजलि के लिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को मंदिर आने पर बैन किए जाने की मांग की है। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब तक समाजवादी पार्टी माफी नहीं मांगती है, तब तक उन्हें अयोध्या की धरती पर नहीं आने देना चाहिए। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष के नेताओं को न बुलाए जाने पर सुब्रत पाठक ने कहा कि यह ट्रस्ट का मामला है, ट्रस्ट किसे बुलाता है और किसको नहीं। मैं ट्रस्ट से सिर्फ इतना ही आग्रह करता हूं कि आप जिस किसी को भी बुलाएं, उसकी भगवान श्री राम में आस्था हो। आज वह राजनीतिक दल वहां जाने के ललायत हैं और आरोप लगा रहे हैं कि सरकार और बीजेपी हमें बुला नहीं रही है। ऐसे लोग भगवान श्री राम की आस्था के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति के लिए वहां जाना चाहते हैं। यह वही लोग हैं जो कभी मंदिर बन ना पाए उसके लिए अड़ंगा लगाते थे, जो सुप्रीम कोर्ट में मंदिर के खिलाफ बड़े बड़े वकील खड़े कर देते थे। जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने भगवान श्री राम को काल्पनिक और मंदिर को मानने से इनकार कर दिया था। मंदिर बनाए जाने को लेकर यह लोग मजाक बनाया करते थे। यह लोग आम जनमानस और भारतीय जनता पार्टी को चिढ़ाते थे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सत्ता में रहते हुए निर्दोष राम भक्तों पर गोली चलवा दी थी। भगवान श्री राम के भक्तों की हत्या करवाने की घटना आज भी लोगों के जहन में है और लोग उसे नहीं भूल सकते हैं। उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया था कि जरूरत पड़ती तो गोली और चलवाते। जो लोग हमारी आस्था को अपमानित करते थे, जिनको प्रभु श्री राम से कोई आस्था नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे लोग, खासकर समाजवादी पार्टी जो श्री रामचरितमानस से जलती है और हमारी आस्था को ठेस पहुंचाती है, ऐसे लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में कदापि न बुलाया जाए और यदि गलती से भी यह लोग मंदिर में पहुंच जाते हैं तो उन्हें मंदिर में प्रवेश न दिया जाए। जब तक यह लोग माफी न मांगे तब तक आजीवन इनको मंदिर में जाने पर बैन लगा दिया जाए।
मैं अयोध्या के लोगों से अपील करता हूं कि अयोध्या के लोग इन्हें मंदिर तो छोड़िए, अयोध्या की धरती पर भी न आने दें। यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे निर्दोष मारे गए राम भक्तों के लिए होगी। किया है कि यह लोग खासकर समाजवादी पार्टी जो रामचरितमानस को भी जलवाती है, हमारी आस्था को लगातार अपमानित करती है, इन लोगों को मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कदापि ना बुलाया जाए। गलती से यह लोग अगर पहुंच भी जाएं तो इनको मंदिर में प्रवेश ना दिया जाए, और जब तक यह लोग माफ़ी ना मांगे आजीवन इनको मंदिर आने के लिए बैन कर दिया जाए। मैं अयोध्या के लोगों से भी प्रार्थना करता हूं कि मंदिर तो छोड़ो, इन्हें अयोध्या की धरती पर भी ना आने दिया जाए, और शायद यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हमारे निर्दोष मारे गए राम भक्तों की होगी। विश्व हिंदू महासंघ द्वारा 24 दिसंबर को भव्य श्री राम शोभा यात्रा निकाली जाएगी। राम सनातन संस्कृति के महानायक है। राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा भारत की संस्कृति प्रतिष्ठा की वापसी है। महासंघ इसका श्री गणेश वाराणसी की शोभा यात्रा से करेगा। उक्त बातें विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति ने एक प्रेस वार्ता में कही। प्रजापति ने कहा कि अयोध्या में राम विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा आतताइयों द्वारा क्षतिग्रस्त किए गए मान बिंदुओं को महिमा मंडित करने तथा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की आधारशिला है। हम सभी नगरवासियों से अपील करते हैं कि इस दिव्य भव्य शोभा यात्रा में अवश्य सम्मिलित हो। शोभा यात्रा के संयोजक तथा वाराणसी के जिलाध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन सनातन संस्कृति के स्वाभिमान, पौरुष व पराक्रम का दिन होगा। प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए 24 दिसंबर को विश्व हिंदू महासंघ के बैनर तले एक विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अपराह्न 1 बजे से मलदैया चौराहे से निकलने वाली शोभा यात्रा लोहराबीर, चेतगंज, बेनियाबाग, नई सड़क, गिरजाघर चौराहे से होते हुए राजेंद्र प्रसाद घाट पर शीतला माता, प्रभु श्री राम व गंगा आरती से संपन्न होगी। शोभा यात्रा में डमरू दल, पंजाबी ढोल नगाड़ा, डीजे के साथ प्रभु श्री राम, काशी विश्वनाथ, संकट मोचन, गुरु गोरखनाथ, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री कटआउट भी रहेंगे। प्रयागराज से पधार रहे जितेंद्र निषाद बजरंगी हनुमान जी की जीवंत भूमिका में शोभा यात्रा के आकर्षण के केंद्र रहेंगे। तथा विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ता आगामी 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक एक साप्ताहिक कार्यक्रम करेंगे, जिसमें एक शाम राम के नाम कवि सम्मेलन, घरों को सजाना और फिर उनके नाम पर घरों पर ये ध्वज लगाना, राम पताका फहराना और मठ मंदिरों की साफ सफाई से लेकर के उनकी पूजा अर्चना, रामायण का पाठ, श्री राम स्तोत्र वगैरह लेकर के 16 जनवरी से 22 जनवरी तक का कार्यक्रम विश्व हिंदू महासंघ ने तय किया है। हम एक प्रकार से वातावरण सृजन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि काशी से जो आवाज़ उठेगी वह उत्तर प्रदेश ही नहीं संपूर्ण भारत और विश्व में जाएगी। इसलिए हमने काशी नगरी को चुना कि हम यहीं से अपना यह कार्यक्रम करें, और मनोज श्रीवास्तव के नेतृत्व में कल हमारी एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो संभवतः संपूर्ण भारत में विश्व हिंदू महासंघ का संदेश देगी। इसे करने का उद्देश्य रहा कि उत्तर प्रदेश और पूरे भारत के अलावा विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं, जिन देशों में हिंदू हैं, यह संदेश सभी हिंदुओं तक हमारा संदेश पहुँचे, और वो दुनिया के बाकी भी देशों में यह शोभा यात्रा वहाँ से भी निकाली जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम हिंदुओं के लिए ये। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस शोभा यात्रा के बाद 22 जनवरी को दोबारा एक बड़ी शोभा यात्रा हम फिर दोबारा यहाँ बनारस के लोगों के साथ मिलकर करने जा रहे हैं, और उसकी भी तैयारी और उसका भी आज हम इस विषय पे शाम को रात को अध्यक्ष जी से बात करेंगे। और 22 जनवरी की शोभा यात्रा होगी, उसमें सभी मंदिर के महंत रहेंगे। वाराणसी के गंगा घाट को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर गंगा समग्र के 80 घाट पर बैठक हुई। बैठक में घाटों पर फास्ट फूड के दुकानों को हटवाने को लेकर सहमति बनाई गई। वाराणसी के गंगा घाट को अतिक्रमण मुक्त करने की मांग को लेकर गंगा समग्र द्वारा वाराणसी के 80 घाट पर एक बैठक की गई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि बनारस के विभिन्न घाटों पर फास्ट फूड बेचे जा रहे हैं। संगठन द्वारा यह आवाज उठाई गई कि जल्द से जल्द इन दुकानों को हटाया जाए। इसको लेकर संगठन ने नगर निगम और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया। गंगा समग्र के संगठन मंत्री अमरीश सिंह जी ने बताया कि आज हमारे संगठन द्वारा वाराणसी के 80 घाट पर एक बैठक की गई और घाट का भ्रमण किया गया। उन्होंने बताया कि वाराणसी के 80 घाट पर फास्ट फूड बेचा जा रहा है, जिसमें लहसुन और प्याज का भी प्रयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के 80 घाट पर जहां भजन और कीर्तन हुआ करते थे, अब वहां ढेर सारी दुकानें लगा दी गई हैं। यह सही नहीं है।
उन्होंने कहा कि इसको लेकर हम जिला प्रशासन और नगर निगम को ज्ञापन भी देंगे। साथ ही अगर यह जल्द से जल्द नहीं हटाया गया तो हम एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। बैठक में अमिताभ, कपिंद्र, श्रवण, अजय, दिवाकर एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को रामनगर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वाराणसी की रामनगर पुलिस ने शनिवार को अंतर जनपदीय गिरोह के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से कई वाहन चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस ने इनके पास से और इनकी निशानदेही पर चोरी की 9 मोटरसाइकिलें, 2 एक्टिवा स्कूटी व चोरी गए वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं। इस खुलासे को लेकर रामनगर थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में डीसीपी काशी जोन RS गौतम ने बताया कि दोनों अंतर जनपदीय वाहन चोरों के गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने डाफी रामनगर हाईवे स्थित ढूंढीराज पुलिया के पास से शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इन चोरों ने रोहनिया थाना क्षेत्र के करोंगा के क्रांति राजभर और दूसरा मिर्जापुर जिले के अदलहाट थाना क्षेत्र के गरुड़ी गांव का हैदर अली उर्फ टाटा शामिल हैं। डीसीपी ने बताया कि 24 सितंबर को गौतम, 15 नवंबर को गोपाल सोनकर, 17 नवंबर को सतीश कुमार, 21 दिसंबर को रवि प्रियदर्शी व अरविंद कुमार चौरसिया ने अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिल चोरी की। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसकी बरामदगी के लिए टीम गठित की गई थी। टीम ने इन दोनों चोरों को पकड़कर बरामदगी की। पकड़े गए चोर शातिर हैं। इसमें क्रांति राजभर के खिलाफ रामनगर, भेलूपुर, चेतगंज, लंका थाने में 12 और हैदर अली के खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। बरामद मोटरसाइकिल में से 2 बाइकें चेतगंज क्षेत्र के पान दरीवा से चुराई गई थी। 11 जो है 2 पहिया वाहन, जिसमें 9 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद हुई हैं। इसके अतिरिक्त इन्हीं की जो है निशानदेही पर 5 गाड़ियों के पार्ट्स 2 पहिया वाहनों के बरामद हुए हैं। इस तरह से कुल 16 गाड़ियां पार्ट्स और सही सलामत मिलाकर के बरामद हुई हैं। दोनों अभियुक्तों में क्रांति राजभर के विरुद्ध 12 अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं और हैदर अली के विरुद्ध भी 6 अभियोग विभिन्न थानों में पंजीकृत हैं। 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है। उनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। इन दोनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई संपादित की जाएगी और इनके द्वारा जो अपराधों से अर्जित संपत्ति की गई है वो भी गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इन अपराधियों का हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी और साथ ही साथ जो है इनकी सघन पैरवी करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में दंडित कराने का भी कार्य संपादित किया जाएगा। इस पूरी टीम ने, रामनगर की टीम ने बहुत ही तत्परता एवं लगन से कार्य किया है। इनके उत्साहवर्धन व मनोबल को बढ़ाने हेतु 20,000 नगद पुरस्कार से पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। राजा तालाब का आरोबी निर्माण इस समय जाम की समस्या का उस क्षेत्र में कारण बना हुआ है। इस समस्या से वहां हर राहगीर, व्यापारी, छात्र व किसान परेशान है। जखनी राजा तालाब मार्ग पर रानी बाजार असवारी गांव के पास रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज निर्माण को लेकर क्षेत्रीय लोगों की मांग को रेलवे ने अनसुना कर दिया है। स्थानीय लोगों की यहां पर आरओबी निर्माण की मांग लंबे समय से चल रही है। आरओबी निर्माण की मांग पर रेलवे ने हाथ खड़े कर दिए हैं। रेलवे ने यहां निर्माण में अपनी असमर्थता जताई है। मालूम हो कि राजा तालाब में रानी बाजार असवारी गांव में रेलवे क्रॉसिंग समापार 13 पर प्रतिदिन घंटों तक जाम लगा रहता है। ट्रेन आवागमन के दौरान फाटक बंद होने से दोनों तरफ लंबी लाइन लग जाती है। मालूम हो कि इस रास्ते से खैरा, चुनार, कछुआ बाजार, जमुआ बाजार, मिर्जापुर आदि स्थानों से भी लोग वाराणसी शहर को आते हैं। साथ ही किसानों, व्यापारियों, छात्रों, कामगारों का इसी रास्ते से होकर आना होता है। आए दिन के जाम से परेशान लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यहां पर आरओबी निर्माण की मांग की थी। अब रेल विभाग ने यहां पर ओवरब्रिज बनाने में असमर्थता जाहिर कर दी है। स्थानिक निवासी सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता ने बताया कि उन्होंने और स्थानीय लोगों ने अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राजा तालाब रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज और अंडरब्रिज बनाने की मांग की थी, लेकिन पूर्वोत्तर रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक इंजीनियर ने अपने जवाब में यहां पर ओवरब्रिज बनाए जाने को असंभव बता दिया है। विभाग द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राजा तालाब में बाजार है और आबादी घनी है।
ऐसे में यहाँ पर अंडरब्रिज या आरओबी बनाना संभव नहीं है। स्थानीय लोगों ने रेल विभाग के अधिकारियों के जवाब पर चिंता व्यक्त की है। तालाब क्षेत्र में रेलवे क्रॉसिंग नंबर 13 पे ओवरब्रिज बनाने की लोगों की लंबे समय से मांग थी और कई बार अपने सांसद प्रधानमंत्री जी को पत्र दिया गया, क्षेत्रीय विधायक को दिया गया। रेलवे के तरफ से जवाब आ रहा है कि डाउन लाइन पर घनी आबादी है और सड़क सकरी है, जिसके कारण यहाँ ओवरब्रिज नहीं बनाया जा सकता है। तो मेरा सवाल है, महानगरों में घनी आबादी रहती है, उसके बावजूद भी वहाँ मेट्रो ट्रेन चल रहे हैं, वहाँ पर तमाम ओवरब्रिज बन रहे हैं। यह जवाब कहीं न कहीं हम लोगों के लिए चिंता का विषय है। रोजाना जाम के झाम में यहाँ के छात्र, युवा, किसान, व्यापारी, मजदूर परेशान हैं। तो हम चाहेंगे एक बार इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए। अगर राया तालाब रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज नहीं बनाया जा पा रहा है तो राया तालाब के आसपास सर्वे करवा कर ओवरब्रिज बनवाया जाए, ताकि लोगों को जाम के झाम से परेशान ना होना पड़े। अन्यथा किसी दिन इस समस्या को लेकर लोग आंदोलित हो जाएगी। और अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मोक्षदायिनी एकादशी पर श्रद्धा भाव के साथ गीता जयंती मनाई गई। जगह जगह विविध आयोजन हुए। श्री हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज में गीता जयंती समारोह का आयोजन हुआ। पिछले दिनों गीता प्रतियोगिता के 73 प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। श्री हरिश्चंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज में आज शनिवार को मोक्षदायिनी एकादशी पर भारतेंदु सभागार में गीता जयंती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम प्रोफेसर राममूर्ति चतुर्वेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष वेद महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर 25 नवंबर 2023 को विद्यालय में आयोजित हुए श्रीमद् भागवत गीता प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। यह कार्यक्रम श्री प्रहलाद राय झुंझुनवाला स्मृति गीता स्वास्थ्य केंद्र की ओर से आयोजित किया गया। 25 नवंबर को आयोजित हुई गीता प्रतियोगिता में जनपद के लगभग 50 विद्यालयों के 210 छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया था। हिंदी, अंग्रेजी तथा संस्कृत माध्यम के विद्यालयों के 73 प्रतिभागी सफल रहे थे, जिन्हें आज गीता जयंती के शुभ अवसर पर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राममूर्ति चतुर्वेदी ने उपस्थित जनमानस को गीता को पढ़ना और उसे अपने जीवन में आत्मसात करने की शिक्षा दी। इस अवसर पर श्री प्रहलाद राय झुंझुनवाला स्मृति गीता स्वास्थ्य केंद्र के सचिव दीनानाथ झुंझुनवाला ने स्वाध्याय केंद्र की विस्तृत जानकारी दी और प्रतियोगिता और गीता जयंती के बारे में जनमानस को जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय के उप प्रबंधक मोहन कृष्ण अग्रवाल ने किया। कार्यक्रम में निवेदिता शिक्षा सदन, बालिका इंटर कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज, संत अतुलानंद कॉन्वेंट कॉलेज, हरिश्चंद्र इंटर कॉलेज, हरिश्चंद्र बालिका इंटर कॉलेज, अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज, बल्लभ विद्यापीठ इंटर कॉलेज सहित 25 विद्यालयों के छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। मंगलाचरण तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम निवेदिता शिक्षा सदन, बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का संचालन अजय कुमार त्रिपाठी, राजकुमार गौतम तथा सिद्धनाथ कुमार ने किया। अंत में विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर उमेश कुमार सिंह ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। प्रहलाद जी झुंझुनवाला एक गीता अनुयायी साधक हुए हैं और आदरणीय दीनानाथ झुंझुनवाला जी के वो पूर्वज हैं। उनकी स्मृति में आज ये सुअवसर है कि गीता जयंती पर गीता को जीवन में उतारने वाले महापुरुष की स्मृति को स्मरण किया जाए। तो आज उन्हीं महापुरुष के स्मरण में गीता जयंती के अवसर पर ये गीता का कार्यक्रम सब संपन्न हो रहा है। काशी में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। पूरा बाजार क्रिसमस की खरीदारी के लिए सज चुका है। काशी में क्रिसमस पर्व मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं बाजारों में भी क्रिसमस को लेकर रौनक बढ़ गई है। बाजार में तरह तरह के गिफ्ट और क्रिसमस से संबंधित सामान की दुकानें सजकर तैयार हो गई हैं। दुकानों पर उपहारों की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। बाजार में सबसे ज्यादा बच्चों के लिए सांता क्लॉज वाली ड्रेस की मांग है।
वहीं बाजार में सांता क्लॉज के ड्रेस से लेकर सजावट और खानपान के सामान खूब बिक रहे हैं। टेडी बियर, पेन, डायरी, प्रभु यीशु के चित्र आदि की भी खूब मांग है। इस बार बाजार में इलेक्ट्रॉनिक गिफ्ट आइटम आकर्षण के खास केंद्र हैं। क्रिसमस पर्व से जुड़ा सजावट का सामान भी खूब बिक रहा है। रंग बिरंगी झालरों की भरमार है। रोशनी से जगमग इलेक्ट्रॉनिक क्रिसमस ट्री लोगों को खूब पसंद आ रहे हैं। और मैं क्रिसमस के फेस्टिवल पे ये शॉपिंग करने आई हूँ जी। क्या लिया आपने? जी मैंने यही क्रिसमस जो फेस्टिवल के जो मेन होते हैं, ट्रीज है, छोटे छोटे बेल्स, सेंटा क्लॉज, डेकोरेशन आइटम। सो अच्छी खुशी है, जैसे सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करते। वैसे ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, बट स्टिल वी सेलिब्रेट लाइक कि हमारा ही फेस्टिवल है, तो इसीलिए आए हैं। और आई थिंक सभी घरों में ये ट्री और सेलिब्रेशन जारी रहेगा। और हैप्पी न्यू ईयर का भी सेलिब्रेशन है साथ साथ। तो नया कुछ तो नहीं, वही सब है, लेकिन थोड़ा मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो थोड़ा ये है, और मार्केट थोड़ा डाउन भी है। तो प्लीज़ आप लोग ऑनलाइन, और एक और दरख्वास्त है मेरी, ऑनलाइन ना जाके आप अपने जो घर के आसपास जो शॉप्स हैं उनसे ख़रीदारी करिए, ताकि इन लोग का भी फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट हो। ये क्रिसमस का दुकान लगा हुआ है, और इसमें जो है कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे सेंटा क्लॉज बन के जा रहे हैं। स्कूल में फंक्शन है, उसको एंजॉय कर रहे हैं, और न्यू ईयर का समय है, तो इस समय सारे चीज़ खुशी से मना रहे हैं। क्या क्या आइटम है सेंटा क्लॉज में? इसमें सेंटा क्लॉज के ड्रेस हैं, दाढ़ी हैं, और चश्मे हैं, स्टाइलिश हैं, जैसे हेयर बैंड है लड़कियों के लिए, बहुत कुछ आ जाएंगे इसमें, बहुत तरीके के सामान हैं। क्या कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे दर्शकों को? कहते हैं कि सारे त्यौहार एंजॉय करके सब भाइयों की तरह मनाएं सबको। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा काशी तमिल संगमम के अंतर्गत 17 दिसंबर से नमो घाट पर लगाई गई प्रदर्शनी जारी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा काशी तमिल संगमम के अंतर्गत आयोजित प्रदर्शनी सेंगोल राष्ट्र की संस्कृति एकता का महत्वपूर्ण प्रतीक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 दिसंबर 2023 को सायं नमो घाट पर किया गया था। यहां मोदी जी ने संपूर्ण प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए प्रशंसा की। सेंगोल निसंदेह भारत की एक उत्कृष्ट कलाकृति है, जो न्याय और धर्म के रक्षक तथा संवाहक के रूप में सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करता है। सेंगोल के विषय में संत थिरुज्ञान संबंध का वाक्यांश विशेष रूप से स्मरणीय है। आडियारगल वाडिक अरसालवार आड़ई नमदे अर्थात सेंगोल राष्ट्र के लिए आश्वासन की एक दिव्य मौखिक अभिव्यक्ति है। वस्तुतः दक्षिण एवं उत्तर के एकीकरण में सेंगोल एक स्मरणीय प्रतीक रूप में स्थापित है। ध्यात्व है कि सांसद के नवनिर्मित भवन में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर सेंगोल लोकसभा में स्थापित किया गया है, जो मूलतः न्यायपूर्ण शासन और लोकतांत्रिक परंपराओं की निरंतरता का प्रतीक है। प्रदर्शनी के विशेष आकर्षण के रूप में IGNCA द्वारा सेंगोल की प्रतिकृति का प्रदर्शन किया गया है तथा इससे संदर्भित विभिन्न आयामों के साथ सेंगोल की वास्तविक संकल्पना को भी उद्घाटित किया है। साथ ही भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग के रूप में दक्षिण भारत के प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर तथा उत्तर भारत के विख्यात विश्वनाथ मंदिर की वास्तु संरचना को भी प्रदर्शित करते हुए प्रतीकों, मंदिरों और मठों की परंपराओं को प्रदर्शित किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को उद्घोषित करते हुए काशी तमिल संगमम के माध्यम से नमो घाट में आयोजित किया गया यह प्रदर्शनी 17 से 30 दिसंबर 2023 तक प्रतिदिन बनारस तथा तमिल जनमानस के विशाल वैभव को प्रदर्शित कर रही है। जो काशी तमिल संगमम के अंतर्गत यह जो प्रदर्शनी हम लोगों ने लगाई है, इसका विशेष प्रारूप तो सेंगोल के रूप में आप सभी को दिख ही रहा है। इसके साथ हमने 3 विधाओं का चयन किया है कि प्रतीक जो आपको सामने दिख रहा है, जो राष्ट्र का प्रतीक है, इसके साथ साथ हमने मठ संप्रदाय, जो इस प्रतीक से जुड़ा हुआ मठ संप्रदाय आधीनम है, उसके विषय को वर्णित किया है। और मठ संप्रदाय जहाँ निवास करता है, ऐसा जो मंदिर प्रांगण है, तो ऐसे 2 मंदिर प्रांगण जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत के प्रसिद्ध शैवाइट टेम्पल हैं। मूलतः ये पूरी की पूरी जो संकल्पना है, यह एक शैवाइट ट्रेडिशन से जुड़ी हुई है। जो सेंगोल आप देख रहे हैं, उसमें जो नंदी जी आपको दिख रहे हैं, वह भी शिव तत्व को ही प्रतिपादित कर रहे हैं। इसके साथ जो आधीनम मठ है, वह भी शिव तत्व का ही उपासक है।
और जो यह 2 प्रसिद्ध मंदिर लगाए हैं, जो दक्षिण भारत का बृहदीश्वर टेम्पल है। खोजवा स्थित अज्ञवान पीर धर्मशाला में चल रहे श्रीमद् भागवत गीता कथा के छठे दिन श्री कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का वर्णन हुआ। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह के अमृत वर्षा का श्रद्धालुओं को स्नान कराया। श्रीमद् भागवत कथा के दौरान बीच बीच में सुंदर सुंदर झांकियां प्रस्तुत की गईं। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन सर्वप्रथम व्यास पंडित कृष्ण कुमार दीक्षित महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के गणेश वंदना विधि विधान से शुभारंभ कराया। छठे दिन कथा व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान की महारास लीला इतनी दिव्य है कि स्वयं भोलेनाथ उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए गोकुल पहुंच गए। मथुरा गमन प्रसंग में अक्रूर जी भगवान को लेने आए। जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाने लगे, समस्त ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के रथ के आगे खड़ी हो गईं। कहने लगी, हे कन्हैया, जब आपको हमें छोड़कर ही जाना था तो हमसे प्रेम क्यों किया। गोपी उद्भव संवाद श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी विवाह उत्सव पर मनोहर झांकी प्रस्तुत की गई। सेवाग्य संस्थानम द्वारा आगामी 25 दिसंबर को महामना महोत्सव 2023 का शुभारंभ होगा, जो 8 जनवरी तक चलेगा। सेवाग्य संस्थानम के तत्वाधान में शिक्षा, संस्कार और संस्कृति की राजधानी काशी में आगामी 25 दिसंबर से 8 जनवरी तक महान शिक्षाविद बीएचयू के संस्थापक भारत रत्न से सम्मानित मदन मोहन मालवीय जी की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में महामना महोत्सव 2023 का आयोजन कर रहा है। इस महोत्सव के अंतर्गत इंटर कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए निबंध, काव्य, पाठ दौड़, योग, भाषण आदि विषयों पर प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। यह जानकारी शनिवार को महोत्सव के संयोजक डॉक्टर हरेंद्र राय, प्रधानाचार्य सनातन धर्म इंटर कॉलेज ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में 50 से अधिक कॉलेजों में पढ़ने वाले कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी सहभाग कर सकेंगे। श्री राय ने कहा कि इन आयोजनों के माध्यम से काशी के युवा पौध में अपने संस्कृति, परंपरा, ज्ञान, मूल्य एवं महामना के विचारों के प्रति जिज्ञासा एवं बोधगम्यता का अंकुरण कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में सहभागी होने के लिए प्रति विद्यार्थी 5 रुपये शुल्क तय किया गया है। सभी प्रतियोगिता व प्रमाण पत्र व महामना से संबंधित पुस्तक प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि पूरी प्रतियोगिता में लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थी शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि महोत्सव का मुख्य कार्यक्रम पुरस्कार वितरण काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा। कि महामना जी के व्यक्तित्व, कृतित्व पर चित्रकला प्रतियोगिता से लेकर कई प्रकार की प्रतियोगिताएं, भाषण, निबंध, काव्य पाठ, गीता पाठ, सूर्य नमस्कार, योग प्राणायाम, ये सब प्रतियोगिताएं आयोजित हैं ताकि युवाओं में एक प्रेरणा जागृत हो और महामना के व्यक्तित्व से वो अपने जीवन में कुछ निखार ला सके। कहाँ से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं? ये 50 विद्यालयों का एक संयोजन किया गया है। 50 विद्यालयों के बच्चे, उनकी जिसमें रुचि है, किसी की खेल में रुचि है, किसी की भाषण में है, सब लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है 5 रुपया में। ये कहाँ कार्यक्रम होगा? ये कार्यक्रम 10 विद्यालयों में आयोजित है, जैसे सनातन धर्म है, बंगाली टोला है, आर्य महिला है, निवेदिता है, कमलाकर चौबे है, बीटीएस है, गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज है, ग्लोरियस एकेडमी लंका है, ऐसे 10 विद्यालय। सिगरा स्थित अस्मिता संस्था के प्रांगण में क्रिसमस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। काशी में क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं सिगरा स्थित अस्मिता संस्था ने बच्चों संग क्रिसमस को हर्षोल्लास के साथ मनाया। यहाँ बच्चों ने तरह तरह के प्रोग्राम पेश किए। वहीं अस्मिता संस्था के डायरेक्टर फादर मजू मैथ्यू ने कहा कि आज क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन संस्था की ओर से किया गया है। हम लोग हर वर्ष हर धर्म से जुड़े त्योहारों को मनाते हैं, होली, दीपावली, रोज़ा, इफ्तार, तो वहीं उसी के साथ हम क्रिसमस का पर्व भी मनाते हैं। हम लोग बच्चों के साथ आज यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य धार्मिक सौहार्द स्थापित करना है। मैं आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धार्मिक सौहार्द और इस संदेश को कि हम सब मिलकर एक परिवार के समान वसुधैव कुटुंबकम को हम अपने दिल और समाज में उतारने का प्रयास करते हैं। बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए हर त्यौहार, हर लोग, हर विश्वास, हर विचारधारा
एक अलग अलग नदी के तहत है। एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन काशी द्वारा 24 दिसंबर को सनातन धर्म सभा का आयोजन होगा। एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन काशी वाराणसी के अंदर एक सनातन धर्म सभा का आयोजन करने जा रहा है। इस संदर्भ में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में फाउंडेशन के लोगों ने बताया कि इस सनातन धर्म सभा के अंदर हमारे सनातन धर्म की मूल्य व्याख्या, उसकी उत्पत्ति, उसका वर्तमान में हमारे जीवन पर प्रभाव व हमारे बीच में कहां कहां व्याप्त है, कैसे हम उस सनातन को पहचान पाएंगे, कैसे वह आने वाले समय के अंदर इस संसार के पूरे स्वरूप को परिवर्तित करेगा, कैसे यह संसार आने वाले समय के अंदर एक ही विचारधारा का अनुसरण करेगी और वह विचारधारा सनातन विचारधारा होगी। इस सभी के संदर्भ में हमारे वेदों में निहित उस ज्ञान को सबके सामने रखा जाएगा। उसी क्रम में बनारस वाराणसी में 24 दिसंबर को बनारस में एक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें वर्तमान समय को हम कैसे अपने लिए सुखद बना सकते हैं तथा वर्तमान समय में हम कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, उस सनातन से जुड़ सकते हैं। हमारे जीवन में आ रहे परेशानियों का समाधान क्या है, कैसे संसार का नियम काम करता है, आने वाले युग कौन सा होगा, कितनी काल अवधि होगी, उस युग का नाम क्या होगा, उसमें किस तरह की विचारधारा होगी, लोग उस नए युग में कैसे प्रवेश करेंगे, भगवान शिव जिन्हें हम अविनाशी कहते हैं उनका मूल स्वरूप क्या है, भगवान शिव ने कैसे संसार की उत्पत्ति की, कैसे वह संसार में व्याप्त है, क्यों उन्हें स्वयंभू कहा जाता है, इन सभी रहस्यों के संदर्भ में इस धर्म सभा में व्याख्यान होगी। सनातन धर्म की रक्षा के लिए काशी की धरती से विद्वानों की नगरी मानी जाती है, तो हम लोग यहाँ से सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक शंखनाद की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि देश के कोने कोने तक हम सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बताने के लिए, सनातन धर्म को पढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। और जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये धीरे धीरे सनातन धर्म को अपनाए, क्योंकि सनातन धर्म धीरे धीरे विलुप्त होती जो जा रही है, इसको जागृत करने के लिए हम अपने युवा पीढ़ियों को जन जन तक पहुँचाने के कार्यक्रम करेंगे। और हर देश, हर कोने में, हर ज़िले में हमारा कार्यक्रम होगा। और कल हमारा डाफी से एक बृहद रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें बैनर और झंडे के साथ हम लोग नरोत्तमपुर स्थित सिंधु सिंह के मकान के पास तक एक रैली का आयोजन किया गया है, जहां पे रैली का समापन होगा। उसके बाद विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी के द्वारा वहाँ सनातन धर्म के बारे में वहाँ पे सनातन धर्म के बारे में लोगों को बताएंगे सनातन धर्म है क्या और सनातन धर्म को क्यों बचाना चाहिए। ये सनातन ऋषि डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता जी हैं, जो विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं। इनका जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम बना हुआ है कि मैं सनातन धर्म को हर देश के हर कोने कोने तक, जन जन तक ये सनातन धर्म के बारे में बताऊंगा। और जो युग परिवर्तन वाली घड़ी में इससे बचाने के लिए उन्होंने एक संकल्प किया है, जिससे वो दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं। और दिव्य शक्तियों से आह्वान करने के बाद वो ये विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके, भारत देश को बचाया जा सके। इसलिए उन्होंने सनातन धर्म के इस कार्यक्रम को रखा। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।